मूविंग स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दूँ? हाँ। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ बात करूँ कि इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, तो पहला सवाल तो है कि बायोसेवर्ट से बन जाएगा एक सवाल, बायोसेवर्ट से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और बायोसेवर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि भाई एक वायर है, उससे r डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनना, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ ले लूँ, क्या dl, यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ ले लूँ dl, तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। B इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें क्या आएगा, करंट आएगी। तो करंट के, अच्छा हमने एक बात पढ़ी थी जब इस चैप्टर से पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ी थी, हमने कहा था मूविंग चार्ज की वजह से दो फील्ड आती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, लेकिन स्टेशनरी चार्ज की वजह से केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये बात हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे करंट मूव करे तो मतलब मूविंग चार्ज है, तो उसकी वजह से कौन सी फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड द फोर्थ वन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इन चारों इक्वेशन, जब इन तीनों को मैंने चारों को कंबाइन किया ना, तो मुझे एक फॉर्मूला मिलता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन मिलता है R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आने वाला है, और जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा विच इज़ B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बक्स दिया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेसिकली ये था बायोसेवर्ट लॉ, ठीक। इसका वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म का जो, इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है, ठीक। अच्छा अब इसका वेक्टर फॉर्म देखना जरा, इसका वेक्टर फॉर्म जरा देखना। B कैसा है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट्स अ स्केलर, I भी स्केलर, और DL क्रॉस क्या आएगा, R। रुक जाना अभी, अब तुम सोचोगे R तो है ही नहीं पिक्चर में, फिर R लाई कहाँ से आए भाई, R तो पिक्चर में है नहीं ना, तो R लाए कहाँ से, मैंने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे क्या बन गया, R क्यूब, ठीक, और यहाँ पे R का ये। अब सोचो जरा, ये देखो ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R आएगा। DL क्रॉस R आने का क्या रेफरेंस है, बिकॉज ऑफ DL यहाँ पे क्या मिल रहा है, DL साइन थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम के हिसाब से तुम चलोगे तो ये क्या है, ये DL वेक्टर है, और ये क्या है, R वेक्टर, इसी के बीच का तो ये एंगल है, इसी के तो बीच का एंगल है, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किन दो चीज़ों के बीच में लिया जाएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेसिकली DL और R के बीच में लिया जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमने DL और R के बीच का एंगल, इसको DL और क्रॉस R लिखा है। बात समझ में आती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस से बात करते हैं। E इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, यही पढ़ाया था। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग चार्ज बोल दो या ड्यू टू द सर्कुलर लूप बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 आई, अच्छा आई स्टैंड फॉर द करंट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आर स्क्वायर, और फिर नीचे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यही ध्यान से देखना जरा, इधर एक सेकंड बात सुनना, ये तब है जब आप ऐसे बात कर रहे हो कि ये रही एक रिंग, इसकी वजह से कोई पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है x है। बात समझ में आती है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा और क्लासिकल वे में बात करूं और मैं बात ये करने लग जाऊं कि नहीं यार ऐसे तो नहीं है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, तो तुम देखोगे ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 I बाय R आएगा। तो मैग्नेटिक ड्यू टू द सर्कुलर लूप एट द सेंटर कितना आएगा, अगर मैं एट द सेंटर बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बात करूंगा, तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 2 I बाय R, I बाय R आया, ठीक है। नोट करना है तो करो फटाफट। हो गया, अच्छा लिखो जरा, एक बात लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, कोई बताएगा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क? ध्यान से देखना इधर, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्मल फॉर्मूला बात करते हैं, मतलब सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तो यही पढ़ा है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, जब पूरा सर्कल होता है, लूप होता है, तो यहाँ आता है 2 पाई, ठीक है। इस पाई से ये पाई कैंसिल होता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, तो B इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R। अभी पढ़ाया आप लोगों को मैंने, ड्यू टू एट द सेंटर, यही पढ़ाया। अब अगर मैं बात करूं इसी में, अगर अभी तो ये बात है ना कि भाई ऐसा पूरा सर्कल है जिसके सेंटर पे मेरे को निकालना था, ठीक। अगर मैं ऐसा सेंटर ना बना के मैं ऐसा बना दूं, एक सेमी सर्कल बना दूं ऐसा, तो सेमी सर्कल के लिए भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखते चलना, I बाय R, और यहाँ पे कितना, अब एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 I बाय R। तो इवेंचुअली जनरलाइज फॉर्म क्या बना सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म बना सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R और थीटा, और थीटा किसमें, थीटा किसमें, रेडियन में। अगर ये वैल्यू, अगर इससे आप 20 डिग्री 50 डिग्री जितना भी डिग्री दिया हो, उससे आप आर्क की मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो। सॉरी, तो करा तो कैंसिल दिया, इसीलिए तो रेडियन में लिखवा रहा हूं ताकि पाई कैंसिल।
अगर पाई कैंसिल नहीं होगा तो पिक्चर बनेगी ही नहीं। पाई को कैंसिल करना है, दैट्स वाई कि हम रेडियन में लिख रहे हैं। और अगर तुम्हारा पाई कैंसिल नहीं हुआ तो तुम समझ लेना तुमने गलत किया है। अच्छा ये पूछ रही हो बावड़म, देखो सेमी सर्कल, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है। और सेमी सर्कल कितने डिग्री का होगा? 180 को क्या लिखते हैं? तो क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कल को पाई लिख दिया ना भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। नहीं समझ आया अभी भी? थीटा कहने का मतलब है ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, हम उसको थीटा मान ले रहे हैं। अभी भी नहीं आया? वेरी गुड। ठीक है, आप में से किसी को प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट बात करता हूँ एम्पेयर्स लॉ की। कितने सही हुए थे कल के टेस्ट में? कितने करेक्ट आंसर थे कल के टेस्ट में? सॉरी, बहुत बढ़िया 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 एक्सक्यूज, बहुत बेहतरीन एक्सक्यूज़ है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है इस एक्सक्यूज़ का। ठीक है, बात करते हैं एम्पेयर्स लॉ की। एम्पेयर्स जैसे फिजिक्स में वो उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था तो गॉस लॉ आया था, ऐसे ही मैग्नेट में बनाए उन्होंने बोला क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। वहाँ क्या आता था? ई डॉट डी ए आता था। वहाँ पे लेंथ, वहाँ पे कौन आता था? एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर आया? लेंथ वेक्टर आया। ठीक है, बी डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के रेफरेंस में अगर बात करूं तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ स्पेस इक्वल टू द परमिटिविटी टाइम्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये नेट इलेक्ट्रिक करंट कहने का सेंस क्या है? मान लो करंट आ रही है और करंट जा रही है, तो मान लो 10 एम्पियर की करंट आ रही है और 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट कितनी बची? 8 की। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 8 एम्पियर लिखना पड़ेगा। नहीं बात समझ आई? बात समझ? वेरी गुड, बहुत समझदार हो। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं बोला। मुझे पता है वो बच्ची इंटेलिजेंट है। क्या? नहीं, वो तारीफ बच्चों को कम डाइजेस्ट होती है मेरे द्वारा। चलो, एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ये कोई बताएगा मुझे क्या होती है? वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई। बी इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। यहां पे ये जो एन लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है? पहले कौन बताएगा मुझे? ये बता दो मेरे को, ये है क्या एन, और ये चेंज कैसे हो सकता है? मैं पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि n क्या है, दूसरा पूछ रहा हूँ चेंज कैसे हो सकता है। देखो, इट्स अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू, अगर मैं कंसीडर करूंगा तो इट्स अ कैपिटल N अपॉन L। कैपिटल N अपॉन L मतलब मैंने एक सोलेनॉइड बनाया है, जो L लेंथ का है। ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ
टन्स है अगर, तो मैं बोलूँगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी जो होगी म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे n अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल भी लिख सकते हो। नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल लगाओ जरा तुम। a long solenoid of 50 centimeter length having 100 tons carries a current of 2.5 ampere. Having 100 tons carries a current of 2.5 ampere. 2.5 ampere. Magnetic field at the center of the solenoid. मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और म्यू नॉट की वैल्यू तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। लगाओ। अगर गलत हुआ तो पहले मैं तेरे को ही मारूंगा। यार एक कप चाय पिला देना। गलत फॉर्मूला है। मीटर में कन्वर्ट करो। सॉरी, अच्छा -2, ठीक। गलत। देखो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n की वैल्यू कितनी थी 100, नंबर ऑफ टन्स कितने थे 100, और कितना लेंथ थी 50। देखो इधर बेटा, और इंटू 10 की पावर -2। चलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। और करंट कितनी है 2.5। बेटा अरे वो क्या नाम, आरहान, तुम्हारी गलती देखो, तुमने इसको डिवाइड नहीं किया 2 टाइम्स, ठीक है। 2.5 2 ज़ा 55, 5 4 ज़ा 20 मतलब 2 और ये 2 ये ऊपर, तो 20 पाई इंटू 10 की पावर, ये देखो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा -5। नहीं है? तुम लोग उस पिक्चर से ही अलग खेल रहे थे। क्या दिखाओ, पेन लो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। अरे तब भी 8 पाई कैसे आ रहा है? ये हटाओ, ये देखिए मैथ्स डिवीजन। मैथ्स देखिए, मैथ्स आप बस मैथ्स देखिए। मतलब मैंने तो 4 पाई लिख दिया था डिवाइड, तो वो गलत हुआ। आज से उत्कृष्टिका का भी नाम मेरे 3-4 बच्चों में जुड़ चुका है। एक शिवरंजनी थी, तो मैं उसे 10 मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल आई एवर टीच, मतलब बहुत मतलब जीनियस नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 12th स्टैंडर्ड पर वो तोड़ बदली थी। तो एक बार मैं क्वेश्चन का आंसर, और तो उन लोगों की क्लास बड़ी और टाइम पे चलती थी, रात को 10 बजे स्टार्ट होती तो 11:30 बजे तक क्लास चलती थी। तो अच्छा मैं भी तभी फ्री होता था आराम से, तो सर इतने प्यार से मेरे को बोल रही है, सर आंसर तो आपका गलत है।
मैंने कहा क्यों? बोलिए सर आंसर तो 5/3 है। अब तुम सोचो, मैंने उसको पूरे सेशन उसे रुलाया इस बात के लिए कि तुमने मुझे गलत बोला था। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से, पेपर में आज नहीं हो पाएगा इससे। आज ये पक्का भागना है। हो गया, समझ में आई बात? देखो तुम लोग कैलकुलेशन ही गलत करते हो। हमेशा जब भी पावर को पहले सॉल्व किया तो पावर 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -7 में से प्लस का 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो सीधे सीधे लो 10 की पावर 5 बचने वाला है। अब मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तुम लोग कैलकुलेशन को, पता है, आसान सी कैलकुलेशन को पहले बड़ा बनाते हो फिर सॉल्व करते हो। चलो भाई देखते हैं अगला। ये तो समझ में आ गया बेटा आपको, और अब ना आया हो ना तो कूद नहीं कि जाके कूद मरना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुमने पढ़ा है, इट्स अ इनसाइड द सोलेनॉइड, इट्स अ इनसाइड द सोलेनॉइड। नेक्स्ट लिखो इसी में, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। दो तरह की हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड, देखो जरा सोलेनॉइड के अंदर। अच्छा सोलेनॉइड तुमने बना देखा है कभी? महाभारत देखे हो? हाँ महाभारत देखे हो? भारत में एक वो चलाते थे, एक बाण चलाते थे जिसमें इंसान को वो सांप ऐसे बांध देता था, ठीक है। तो वो एक सोलेनॉइड बना देते हैं। इंसान क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक, और वो क्या है, वो है तार, वो वायर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है इंसान, वो क्या बन गया, एक सोलेनॉइड। बैटरी लगा दो उसमें, ठीक है ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। अब उसके अंदर की बात समझना, अगर ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो तो एक बार उसके अंदर में देखा गया, मतलब सॉफ्ट आयरन का जो मिड पॉइंट है, मतलब कहीं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखी गई होगी, ठीक है। और दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखी गई, यहाँ देखी गई। दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखी गई, यहाँ पे, ठीक है। दोनों तेजों में बड़ा अंतर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं इसको n I लिखा है, ठीक, लेकिन देखता हूं ना तो आती है 1/2 μ0 NI, 1/2 μ0 NI। एंड पे ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो B पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और A पे मैग्नेटिक फील्ड ये। आई बात समझ? चलिए आगे चले। नेक्स्ट लिखिएगा टोरॉइडल, टोरॉइड, टोरॉइड। अब क्या किया तुमने, एक सिंपल सी बात है, एक पेज दोगे, कोई एक खराब पेज दो, बोलो हम ही खराब है। ध्यान से देखना टोरॉइड बनता क्या है, तो के लिए टोरॉइड का अलग फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इसलिए टोरॉइड तुम्हें समझना पड़ेगा। ये क्या था, सोलेनॉइड। ये क्या है, एक सोलेनॉइड है, ठीक, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B = μ0 NI। अगर हंसे की मार दूंगा, क्या बना दिया, शीट बना दिया, ठीक, गलती हो गई, एक झापड़ मार दी थी।
चलो ठीक है। ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। जिस सोलेनॉइड के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई। करेक्ट बात है। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है। अब जरा देखना एल कन्वर्ट किस में हो गया। सर्कल में, इट्स टाइप ऑफ सर्कल। एल कन्वर्ट किस में हो गया, सर्कमफेरेंस बन गया। तो अब एल की जगह पे क्या लगा दूंगा, 2 पाई आर, तो कन्वर्ट हो गया टोरॉइड। ये क्या बन गया, टोरॉइड बन। तो B इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। अगर मैं टोरॉइड के बारे में बात करूंगा तो वैसे तो टोरॉइड होता है बी म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई ही होता है द टोरॉइड। लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो ये होता है आई अपॉन 2 पाई आर। तो समझ में आ गया होगा कि ये आर आया कहां से। आ गई बात समझ में। ये कब है, इनसाइड। नहीं है। हो गया ठीक। आउटसाइड पे भी सेम ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा। चलो बताओ। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताया था राइट हैंड थंब रूल के रिगार्डिंग। राइट हैंड थंब रूल के रिगार्डिंग बताया गया था कि आप अपने राइट हैंड को कैरी करो ऐसे, और जो फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेगी, कहाँ जहाँ पे नहीं, अरे रुक जाओ मैं बोल लूँ। राइट हैंड थंब रूल बताया गया था। ये मान लो ये एक वायर है जिसमें इधर को करंट जा रही है, तो अपनी मुझे ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर है। मैं पॉइंट पी पे अगर मैं तो देखो फिंगर को लेके जाओ तो इधर पॉइंट है, और ये थंब को लेके जाओ करंट की डायरेक्शन में, तो जो पाम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसकी डायरेक्शन को, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये पहला रूल था राइट हैंड पाम रूल। ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर्स को जिस तरफ फिंगर क्रॉल होंगे उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये रहा करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक इनवर्ड की तरफ जा रही है, इसका मतलब इधर, तो इधर कितना होगा, आउटवर्ड। आई बात। ऐसे ही बताया गया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के रिगार्डिंग क्या बताया गया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कहाँ करते थे, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। क्या बताया था उन्होंने बताया था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फिगर्स, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर और कौन सी आपकी थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से कभी भी ये परपेंडिकुलर हो। तो जो इंडेक्स फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, जो मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो फोर्स होता है उसको थंब रिप्रेजेंट करता है। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। आई थिंक तो स्टैंडर्ड में अब ये बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक। और क्लास भी बढ़वानी है, क्लास आपने आगे के को आपने कहाँ से ज्वाइन किया था हम लोगों को, ऑप्टिक्स में थे आप, नहीं थे आप, ऑप्टिक्स में थे, आया कुछ नहीं था वो अलग बात है।
मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, यही बोलता है। नेक्स्ट बात, यहाँ तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंज लॉ की। कौन बताएगा लेंज लॉ क्या होता है? अगर कोई भी चार्ज जो है वो कोई भी चार्ज जो इनसाइड द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको टोटल फोर्स एक्सर्ट होता है विच इज नोन एज अ लेंज लॉ या लेंज फोर्स, लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें टोटल फोर्स की या नेट फोर्स की, तो बेसिकली इसमें दो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, रिसेंट में ही पढ़ा, इतना तो बोल लो तुम लोग। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, याद आ रहा है? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हमने इसको तो इसके भी तरीके बताए थे, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इन दोनों का जो सम्मिशन होता है एज अ लॉरेंट फोर्स। ठीक है, अगर हम समझें अगर यहाँ से, तो मैं क्यू का तो क्या मिलेगा मेरे को? मुझे मिलेगा E प्लस बी मिलेगा। हाँ बोलो, एक बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लॉरेंट फोर्स को जब बताया गया ना, जब बोली कि यार ये कैसा फोर्स है या किस तरह चलता है, तो उन्होंने बोला भाई लॉरेंट फोर्स जो होता है वो बेसिकली दो फोर्सेस का सम्मिशन है, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो दो फील्ड की होने की वजह से उस पर दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को QE बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को F इज टू QVB साइन थीटा बोलते हैं। बात समझ आती है? हाँ या ना बोल भाई? ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो अलग अलग वो क्या शो करेगा, अलग अलग पाथ शो करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेट में अगर किसी भी एंगल पे अलग अलग एंगल पे शो जाएगा तो वो अलग अलग पाथ शो करेगा। यहीं साइक्लोट्रॉन, ठीक है, अच्छा एक बात ज़रा लिखना, ये लिख लेना ज़रा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर नॉर्मली क्या होता है? होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, T से मल्टीप्लाई कर, T से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो F इज टू क्या बन जाएगा? Q/T को I लिख सकता हूं, को L लिख सकता हूं, बात थीटा से मैं BIL साइन थीटा भी बना सकता हूं। नहीं आई बात समझ? आ गई बात समझ? वेरी गुड। क्या हुआ, क्या कहने का इनका हिसाब किताब क्या है कि अगर ये मान लो एक L लेंथ का वायर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो T टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? L लेंथ ट्रेवल की, तो V × T को मैंने L बोल दिया। ठीक है,
नहीं समझ आए। और Q/T ये तो पता ही है कि I होता है। आई बात समझ? ठीक है, लिखो जरा एक इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन लिखो, बोलो। A long straight wire carries a certain current and produces a magnetic field 2 into 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर at a perpendicular distance of 5 centimeter from the wire. An electron situated at 5 centimeter from the wire, moving with velocity 10 to the power 7 meter per second, 10 to the power 7 meter per second towards the wire along the perpendicular to it. Find the force experienced in the wire. कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वायर में? गाथा हो गई है। ये हासन है, ये हाल है तुम लोगों के। अब तक इस सवाल का आंसर लगा के ना 2-3 किलोमीटर दूर चले जाना चाहिए था। चलो देखो आया, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? QVB, यही लगाना था। Q की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू माइनस, V की वैल्यू कितनी? 10⁻⁷, इसकी वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर -4, यही दिया है ना? और साइन 90 डिग्री। इधर देख लो बेटा, अब देखो सॉल्व कैसे करना है। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7, 10 की पावर 4, तो 9 और 4 कितना? 23 में से 7 गया, कितना बचा? 16। ठीक है, तो पहले लिख दो 10 की पावर 16 माइनस, अब कर लो इन सबको सॉल्व। 3.2 और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, न्यूटन। हो गया सवाल सॉल्व। पता नहीं क्या करते रहते।
खिलवाड़ भी तो करना होता है सवाल को तुम्हारी इमोशंस के साथ। ओह, तो ये कहाँ गलत? 5 सेंटीमीटर यूज़ नहीं किया, 5 सेंटीमीटर नहीं यूज़ किया हैं, सॉरी। वो बच्चा ये सब 10th ये में लिखते थे, अब टाइम नहीं रह गया कि ये लिखोगे, सीधे पढ़ो और सवाल लगाओ। ऐसा नहीं बोलता ये तरीका गलत है, तरीका नहीं गलत है, बट इस तरीके के लिए जो टाइम होना चाहिए वो नहीं है। तुम वो बोल दो। ठीक है, ये तरीके के लिए जो टाइम होना चाहिए वो टाइम नहीं है बस। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, F इक्वल्स टू क्या पढ़ा है तुम लोगों को, क्यू वी बी एंड द एंगल बिटवीन क्रॉस बी। तो अगर है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे करेगा इस पे डिपेंड करेगा ना भाई, कि उसी हिसाब से उस पर फोर्स लगेगा, उसी हिसाब से उसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी। यस और नो? अगर इन केस ऑफ, पहला केस समझते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल आ जाए तो एंगल कितने डिग्री बन जाएगा? 0 डिग्री। तो कोई भी एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, तो कोई वो सीधा सीधा सीधे आएगा और सीधा चला जाएगा तुम्हारी तरह, है ना? ये
चलिए, तो अब हम जो बातें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग उन चीज़ों के बारे में, जैसे इफ B इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर V परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एंटर करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसा एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। वो जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ये बातें हमें इस चैप्टर के रिगार्ड इसमें पता चलेंगी, ठीक है। तो उसकी रेडियस क्या होगी, वो किस तरह की रेडियस को फॉलो करेगा, ये सारी बातें। तो ये आएगा कितना, यहाँ पे R इक्वल्स टू आता है QB अपॉन RV, MV अपॉन QB, MV अपॉन QB। एक बड़ा सिंपल सी बात ध्यान से समझना, MV अपॉन QB, ध्यान देना, ये जनरली ये फॉर्मूला बनता है ऐसे, ध्यान से समझ। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला था MV साइन थीटा अपॉन QV। अब ध्यान से समझना कैसे कैसे बनता जाएगा। जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। इन दैट केस रेडियस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन की तो कोई रेडियस होती ही नहीं है। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना आएगा, MV अपॉन QV आएगा। कितना आएगा, MV अपॉन QV। और अगर 0 से 90 के बीच में किसी एंगल पे बनेंगे तो ये कैसा पाथ बनाएगा, हेलिक्सिकल पाथ बनाएगा। 0 से अगर एंगल कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से लेकर थीटा जो हुआ वो 90 के बीच में हुआ, तो ये पाथ कैसा होगा, हेलिक्स बनाएगा, लाइक दैट, ठीक है। हेलिक्स में दो चीज़ें होती है, एक तो रेडियस होती है और एक क्या होती है, पिच। एक पिच होती है, ठीक है। नहीं समझ आई बात क्या? अब अगर इसकी रेडियस के बारे में बात करोगे तो इसकी रेडियस होती है MV साइन थीटा अपॉन R होती है, सॉरी QV होती है, R ही तो नहीं, ठीक है। ये होती है इसकी क्या, रेडियस, जितने एंगल पे डाल दो उसके हिसाब से आ जाएगी। और इसकी पिच होती है 2 पाई MV कॉस थीटा अपॉन QV। अगर तुम क्लास 10th में 12th में मैं तुम्हें समझाता कि ये क्यों आता है, कैसे आता है, बट अभी मेरे लिए नहीं करता। लेकिन पिछली बार मैंने पूरी बातें बताई थी। ये सब तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हो गया? ठीक। नेक्स्ट बात आती है साइक्लो। कोई जानता है साइक्लोट्रॉन मतलब लाइक दैट, पानी टाइप का कि ऐसे न छाप लिया, मतलब लिख ली। साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, ऐसा एक फिगर बनता है, इसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। अब तुम लोगों का ध्यान से हम देखो रहे होगे ना, तो इसकी रेडियस बढ़ती जा रही, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक और नाम देते हैं स्पाइरल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है।
और बेसिकली ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी हमें टाइम के साथ क्या होती जा रही है? चेंज, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझना, इसको टू क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, 1 बाई टाइम पीरियड होता है और ये होगा क्या? QB अपॉन 2 पाई m होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ। आई बात समझ? अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी कितनी साइक्लोट्रॉन अपने अंदर मैक्सिमम एनर्जी कंटेन कर सकता है? ई मैक्स अगर मैं लिखूं साइक्लोट्रॉन के रेफरेंस में, याद रखना इनसे सवाल बहुत रियल टू से पूछ लिया जाए बहुत, बट अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बोल दिएगा भाई फॉर्मूला बता दो मेरे को, तो 4 एक्सप्रेशन दे देगा। और फॉर्मूला सही करना क्या मतलब होता है कि आपको सारी बातें आती हैं, ठीक। तो वो होता है 1/2। अच्छा, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक, काइनेटिक। अपॉन m, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन m। जहाँ पे R क्या है? रेडियस ऑफ द डीज, मतलब वो पर्टिकुलर वो सेगमेंट। एक बात बची है बस, तब तक उससे पहले 2-4 सवाल कर ले। डोंट वरी, अभी 1 बज रहा है, 2 बजे भर में इस चैप्टर के बाद में मैग्नेटिक मैटर्स में कुछ पढ़ाना बतानी है, चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, उसके सवाल भी करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में सीधा स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ पढ़ाऊंगा AC, और उसी क्लास में दोनों ख़त्म करूँगा। तुम्हें लगा था केमिस्ट्री क्लास है, बट बहुत सारे सवाल थे, केमिस्ट्री के थे ना। थैंक यू सो मच। अरे तुम भेज सवाल यहाँ बैठ के, तो तुम बहुत सारे पूछोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप भेज दो, मैं आपको बता दूंगा। बेटा मैं बता देता हूँ सवाल वाल, पूछ लो उससे। समझदार। A current carrying wire in the neighborhood produces a current carrying wire in the neighborhood मतलब उसके बगल वाला जो करंट केयर जो वायर है, प्रोड्यूस नो फीड, इलेक्ट्रिक फीड ओनली, मैग्नेटिक फीड ओनली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फीड ओनली। बोलो 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 भाई साहब। एक वायर में करंट प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से बगल वाले वायर में कौन कौन सी फील्ड आएगी? एक मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से चारों तरफ घूमेगी, फील्ड बनेगी, तो उसी की वजह से उस पर भी इफेक्ट आएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। नहीं आया समझ? तुम समझ आ गया? बहुत बढ़िया। मैंने कुछ नहीं बोला यार। द मैग्नेटिक फील्ड B, आप बताना। द मैग्नेटिक फील्ड B within the solenoid having n small n turns मीटर लेंथ, 1 मीटर की जो टर्न्स है वो n लेंथ में, एंड कैरीज अ करंट ऑफ I एम्पियर इज गिवन बाय। देखो मैंने बोला था ना सवाल किस पे आएंगे? फॉर्मूले पे। अब देखो सवाल उन्होंने दिया फॉर्मूले पे। ये बुक है ना सबके पास?
बाहर पीछे बुक है, ये इधर आपके पास है, आप थोड़ा इधर देखो, देख लो लोगों में। पेज नंबर 4 शायद, हाँ 4.4 पे क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शंस लिखे हैं आपके सामने, आंसर्स बोलना। सॉरी, बी। वहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ L लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई? फॉर्मूला ही पूछा है। अच्छा, चौथा, तीसरा देखना, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताना। क्यों? चुप रहना। क्या आपने ये बताया? क्या बताया? गुड। एक बात से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब वेक्टर फॉर्म के सवाल आएंगे तो μ0/4 आई dl क्रॉस r जब लिखा मिलेगा तो नीचे में r³ ढूंढना, r³ मिलेगा। अगर r³ मिला तो मैं नींद आएगी, मार दूंगा। ठीक है, r³ मिला अगर, तो तुम्हारा सवाल क्या होगा? सही होगा। अगर r³ नहीं मिला तो गलत है। ठीक है, अगर चारों में r³ आ गया तो तुम्हारा दिन खराब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो क्या होता है? अच्छा, अभी आया नहीं, अभी आएगा, रहने दो। तो क्वेश्चन नंबर जरा 19 अभी तुरंत बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना। आप दोनों 15 का करना। आप 15 का करो। क्या हुआ? बताओ क्या बेटा बताया? करेक्ट, इट्स सी। 15 का भी सी करेक्ट आंसर। 16 इज अ सी आंसर। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, उस पर अगर उस पर वो लगा दिया गया तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है ना, वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई भी फोर्स आएगा ही नहीं। समझ आई बात?
तुम लोग पता दिक्कत है, हम मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम लोगों के साथ ना, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला हिट ही नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अगर ये फॉर्मूला हिट करेगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आएगी कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो बेसिक सी बात है क्या हो जाएगा उसका, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रखोगे, जीरो, तो फोर्स कितना आएगा, जीरो, तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो सवाल क्यों दिया जाता भाई, तो ये पिक्चर ही अलग हो जाती ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। जो वो लगा रही थी रीजनिंग। In the cyclotron, the angular frequency of a charged particle is independent of। angular frequency का फॉर्मूला क्या बताया था, QV अपॉन 2π। गुड। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे चले पढ़े। चलो देखो, कौन सा क्वेश्चन, 20। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, बिकम जीरो। अब चार्ज पार्टिकल किस में एंटर कर रहा है, किस में एंटर कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, बढ़ेगी। हाँ, सी होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, बोल भाई। सुनो, अब एक बात सुन लो इधर, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करा, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की वजह से उसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब वेलोसिटी सेम रहेगी तो फोर्स क्या रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो रिमेन सेम। ऑप्शन आंसर है। एट, इस क्लास के बाद वो डिस्कस कर लूँ, ये क्लास ख़त्म कर लूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात जो कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं दो फोर्सेस के रिगार्डिंग, कि मान लो ये है एक, ये है एक, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, इन दोनों की वजह से अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इन दोनों की वजह से मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है, कितना फोर्स आएगा। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दूसरे में डाल दूंगा, ठीक है। तो याद रखना F इक्वल्स टू होता है F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन D, D is the distance between these two, force between the two parallel current carrying wire, force between two parallel current carrying wire, conductor या wire। कहने का मतलब, हाँ, फोर्स पर यूनिट, कहने का मतलब ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। नहीं समझ आई बात, तुम दोनों में मार हो जाए तो एक
तो एक बंदा दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है भाई? हो सकती है मार? कौन जीतेगा? संभावना है बता रही है, तू निकल लियो भाई। हैं? मैं तो फजूल में भी नहीं उठा था, बेफालतू का जेल जाना उससे अच्छा जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट एक बात और आती है टॉर्क। टॉर्क भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। टॉर्क इक्वल्स टू, हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास ऑलरेडी होता है, फोर्स हमारे पास होता है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो L है या B है, कुछ भी है, तो L इंटू बी क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। नहीं समझे? F इक्वल्स टू पढ़ा है साइन थीटा और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लो B है, तो L इंटू क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ABI साइन थीटा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? फॉर द टॉर्क फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या बन जाएगा? NABI साइन थीटा। नहीं आया? आया? लिख लिया? 2 मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 ट्राई करो। 4 और 5। लगा दो बोले। क्या हुआ बेटा? 4 का C। नेक्स्ट
फिफ्थ का बी। चलो देखो, बोला गया है a charge बोला गया है a charge a moving in a circular of n revolution per second, ठीक है, and the radius of the circle is r, the magnetic field at the center of the circle is qb upon 2 pi is equals to r होता है, is equals to r होता है। अब 2 पाई के साथ n आ जाएगा क्योंकि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बस सिंपल सी बात थी, r को ऊपर ले, ऑप्शन हमेशा ध्यान कि कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, वही आंसर बनेंगे, ठीक है। नहीं आए समझ में। चौथा पांचवा, हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इज बी मैग्नेटिक। ये भी आसान था, सेम तरीके से हो गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेसिकली, कोई बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द करंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो M इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू ए होता है, I इंटू ए होता है। समझ में आ रही है बात, I इंटू ए होता है। अच्छा, अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है कभी कभी कि मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क में क्या रिलेशन होती है, तो टॉर्क इक्वल्स टू अभी पढ़ाया था I/AB साइन थीटा, यही पढ़ाया था, ठीक है। I और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, M लिख सकता हूँ, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा MB साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, M क्रॉस B हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। सॉरी, अच्छा हाँ, लो इसी में ख़त्म भी कर लेते हैं ससेबिलिटी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? हाँ, जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे तुम्हारी स्किन सेंसिटिव होती है। एक सेकेंड, अब सांस ले लूँ। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास अभी यहाँ जो आपके उसमें है वो है केवल वही, तो ये थीटा अपॉन आई इज़ इक्वल टू है क्या, इज़ इक्वल टू होता है NAB अपॉन C, NAB अपॉन C। C बताओ क्या होता है? कौन सा कांस्टेंट? टॉरॉशियल कांस्टेंट। वेरी गुड, कहाँ से याद आया? छाप लिए कहीं से ऑफिस में, टॉरॉशियल कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस। थीटा अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? NAB अपॉन C। C स्टैंड फॉर द टॉरॉशियल कांस्टेंट, ठीक है।
अब हम जो कन्वर्जेंस करते हैं गैल्वेनोमीटर का अमीटर में और अमीटर का गैल्वेनोमीटर्स में, अब याद रखना कि गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन करने के लिए अगर गैल्वेनोमीटर है और वो अमीटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस यूज होता है विच इज़ नोन एज अ शंट, ठीक है, और वो अटैच किया जाएगा किसके साथ में, गैल्वेनोमीटर के साथ में, ठीक है, इज पैरेलल टू द मोस्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। और ऐसा किया क्यों जाता है, ताकि सारा का सारा रेजिस्टेंस कहाँ से पास हो जाए, सारा की सारी करंट कहाँ से पास हो जाए, शंट से पास हो जाए, और गैल्वेनोमीटर तभी अमीटर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि अमीटर इज वर्किंग ऑन द वेरी लो रेजिस्टेंस। गलत बोला कि हाई, सही बोला, लो रेजिस्टेंस सही बोला, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी था, ठीक है, S इज इक्वल्स टू, S इज फॉर द शंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, होता क्या है हमारे पास, ये होता है IG मतलब वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, ठीक है, अपॉन में क्या, अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट विच इज इनटू कैपिटल G, इनटू कैपिटल G, ठीक है। और अगर मैं इसको गैल्वेनोमीटर को उसकी तरह बिहेव कराऊँ लाइक का वोल्ट मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बनता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना, R इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन IG माइनस G, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी वोल्ट मीटर की तरह होगा, ये इसका वोल्ट इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस। एक सेकेंड जरा दिखाना, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम लोगों को, ये बुक से पढ़ा देंगे, जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था तो कहाँ पढ़ाया था, जब ये मैंने ही पढ़ाया था ना, वही एक चीज़ सोच रहा हूँ कि क्योंकि रेशियो जो है वो अब सही है, ठीक है, क्या है गलत था समझना जरा। आईटी में से जो अब देखो दो तरह की, यहाँ एक्चुअली में होता क्या है ना कि अभी जब तुम पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे बड़ा दिक्कत करता है, जैसे यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, ठीक है, और एक इधर एक शंट लगा दिया जाता है, ऐसा कुछ, इधर शंट हो गया, इधर गैल्वेनोमीटर हो गया मान लो, ठीक, तो दो तरह करंट जाएगी, एक तो I माइनस IG करंट जाएगी इधर और एक करंट जाएगी इधर, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल लिखने की बात करते हैं। पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, IG इंटू जी इज इक्वल टू लिखते हैं I माइनस IG इंटू S, तो जब S निकालते हैं तो क्या होता है IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, ये ऐसे चलता है, समझ में आई बात, नहीं है, बहुत बढ़िया, नहीं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं आई तो आप पूछो मैं बताऊंगा, तुम्हारी तरह नहीं है, समझ में आ गई बात, ये चैप्टर हो गया बॉस। करा दी, जो बचे दो चार हैं वो आप कर लेना। दूसरा चैप्टर नंबर जो 2 तुम्हारा अगला वाला चैप्टर है ना, और सवाल लिखे गए हैं वो कर लो, 30 नंबर क्वेश्चन। फिर से वही सवाल पूछ लिया, कल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन गया था तो क्या हुआ था,
हाँ, तो इसके साथ भी क्या होने वाला है? नहीं होना भाई, तो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, इसके साथ भी क्या होने वाला है? रुको, पहले बात तो सुनो। इसके साथ क्या होने वाला है? करंट पास करेगी लाइक दैट। ठीक, कैसा पाथ बनेगा? हेलिक्स। क्या लगने वाला है? फोर्स। फोर्स आएगा पिक्चर में। ठीक, अब करंट पास कर रही है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में निकालोगे तो मतलब इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसकी वजह से क्या निकालोगे? फोर्स निकालोगे। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही एक्चुअली में इस कंप्रेशन या रियरफैक्शन को बताएगी। नहीं समझ आई बात? ये है स्प्रिंग, करंट जा रही है। ठीक है, इन साइड मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मान लो अंदर ये सर इधर की तरफ, तो करंट ऐसे जा रही है, तो ये मान लो इन साइड हो गया। ठीक है, अब देखो ज़रा फोर्स निकालो, ये इधर करंट इधर, तो फोर्स किधर को? ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही जब करंट यहाँ पहुँचेगी तो फोर्स किधर को? नीचे की तरफ। ठीक, एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेज होते हैं तो क्या होता है? कंप्रेशन। एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेज होते हैं, क्या होता है? कंप्रेशन। अगर दूसरे के ऑपोजिट ऐसे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? रियर फ्रैक्शन। नहीं आई बात समझ? नहीं आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बता रहा हूँ बेटा, कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझो ज़रा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे तुम। ठीक, अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखोगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ऐसे देखोगे तो इनवर्ड आएगा, तो इसकी जब नीचे वाले की देखोगे तब भी इनवर्ड ही तो आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड रहने वाली है, हाँ या ना? ठीक, पागल हो गए हो तुम लोग। आउटवर्ड आएगी, एक बार इनवर्ड आएगी, दूसरी बार आउटवर्ड आएगी। अगर ऊपर वाले की वजह से तो बाहर, जब नीचे इस इधर से करंट ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगी? तो ऐसे ही हो जाएगा ना, यही तो आपने नहीं समझ में आएगा। तुम्हारा कुछ नहीं। स्प्रिंग छोड़ो, एक सर्कल मान लो। ठीक, ठीक, ये पॉइंटर है, इनवर्ड इनवर्ड आई, ये इतना डायरेक्शन निकल गया है। अब अगला बताता हूँ। उल्टा हो गया, इधर ऐसे करंट चल रही है, इधर ऐसे करंट चल रही है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में फील्ड निकालो। अब निकालो जरा, इसकी वजह से फील्ड निकालोगे कैसे? आउटवर्ड आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे आउटवर्ड, हाँ, और इसकी वजह से देखो जरा इनवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली क्या चल रहा है? बेसिकली क्या कर रहा है? एक दूसरे के क्या चल रही हैं? ऑपोजिट। स्प्रिंग क्या कैसा बिहेव करता है? एक दूसरे के ऑपोजिट। सिंपल सी बात। इसमें इनवर्ट आउटवर्ड कैसे होगा? नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो। सॉरी, नहीं समझ आया, बोलो। दोनों में इस पॉइंट की वजह से ध्यान से समझना। इस पॉइंट, अब फील्ड हमारी राइट हैंड, हमने राइट हैंड लिया, ये रहा पॉइंट हमारा, इधर गए तो आउटवर्ड आई। ऐसे रुक जा भाई, ये रही करंट और ये रहा पॉइंट, तो किधर आया? आउटवर्ड। रुक जाना ना। अब इधर तो ये किधर को चला जाएगा? नहीं, करंट हमारी किधर गया? करंट, अच्छा ऐसे। ये डायरेक्शन दोनों सेम है ना? पॉइंट बदलो जरा, अब तो थप्पड़ खाएगा। ये मैं डायरेक्शन तो ध्यान दो। हाँ चलो इधर, हाँ ये देख लो, ऐसे है, अभी इनवर्ड है। ठीक,
आप देखना ज़रा, अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये, तो ये आउटवर्ड हो जाएगी। ऐसे घुमा दूँ तो ये ऐसे ही तो आएगा। ये पाम, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? इसको बताओ, छोड़ो इनको, चलो छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। कहानी बदल दो, नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है। जब थोड़ी देर नहीं समझाओगे तो अपने आप आ जाएगा। 32 देखना। If the current is double, the deflection is also double in a tangent galvanometer, a moving coil galvanometer, both A and B, and that's all. कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे। तुमने पढ़ा ही नहीं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जल्दी, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आंसर, क्योंकि मूविंग कॉइल ही पढ़ा है। होता है, ठीक है। बेसिकली बात यह है, याद ये रखना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। करंट बढ़ाओगे तो एंगल डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और ये नॉर्मल सी बात है, करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24। नींद आ रही है तुझे? चल बताओ, 17 का स्क्वायर कितना होता है? तुम बताओ। 29। करेक्ट। 19 का? हाँ, 17 का स्क्वायर। इतिहास रचोगी बच्चा तुम। $29 का? $841। मुझे तो लिटरली याद है। नहीं, कुछ ऐसे हैं स्क्वायर जो बहुत यूज़ आते हैं, तो फिर वो याद हो जाते हैं। हो गया? बिल्कुल। आई ए होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। तो आई इंटू पाई स्क्वायर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आप अपनी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को पढ़ के आना है। मैं अगली क्लास में इसके कुछ एक वही बताऊंगा चैप्टर, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा दूँ। स्टार्ट करें। देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना, वो एक तरह का बेसिक सी बात है कि हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, जिसकी वजह से
अर्थ के बाहर भी जितने भी कंपास हैं जो भी हैं वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे ही रुकते हैं। वो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ एंड साउथ है वो एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ से 10 to 15 डिग्री के बीच का एंगल फ्रेम करता है, जिस वजह से जो हमारे डिफ्लेक्शंस हैं वो एग्जैक्टली नॉर्थ ना होके कुछ एंगल्स पे नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। ठीक है, मतलब जो जियोमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ है उससे 15 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड हम कंसीडर करते हैं कि ये जो मैग्नेट अर्थ के अंदर पड़ा हुआ है ये एक बार मैग्नेट की तरह है। ये कैसा है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 10⁻⁻5 टेस्ला के लेवल की होती है। 10⁻⁵ टेस्ला के अकॉर्डिंग होती है, मतलब उस लेवल की मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्टेबल करता है, उस लेवल की ये मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो जो तुम्हारे ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। मतलब जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, जैसे ये अगर आपका अर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ अर्थ बार मैग्नेट जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, जिसका ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है, और ये यहाँ से कुछ डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसकी ये जो ऑर्डर इसका है वो 10⁻⁵ ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है? चेंज होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक ऑफ द फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज, और जो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला माना जाता है कि इतना अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। ये नंबर्स ध्यान रखना, नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाले, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो एक इससे 2-3 सवाल बन सकते हैं अर्थ मैग्नेट से। एक तो एंगल, एक कि बहुत ज़्यादा अगर वैसा पूछ लेगा तो किस ऑर्डर की होती है, ये बाकी अर्थ मैग्नेट से सवाल नहीं बनते। इसी में एक और वर्ड आता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ एट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन और एट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि आप क्या होता है कि अगर आपने एक मैग्नेट को लिया और इससे स्टिक करा दिया, इससे, तो अब इसकी वजह से इसके इस सेल में भी मैग्नेटाइजेशन पावर आ चुकी है। अगर मैं इसको किसी और उससे लेके जाऊं, कंपोनेंट से अटैच कराऊं, तो ये उससे क्या हो जाएगा? ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये की क्या हो चुकी है? मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। और विच इज़ M= होता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। नेक्स्ट बात होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच इज H।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये होता मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड टू द इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिटिविटी। समझ में आई बात? नींद ना है? ओके, थैंक। हाँ 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 हाँ। और कोई पूछना है आप में से किसी को कोई सवाल? लगाया ही नहीं तो पूछेगी क्यों? सॉरी, एट्थ वाला बेटा, एट्थ वाला बोला है। चलो बताओ एट्थ का आंसर क्या किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ऑर्डर। हाँ देखता हूँ मैं, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें जहाँ बी लिखा है ना वहाँ सी होना चाहिए था। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन? और एक दो चैप्टर के देने चाहो तो दे दो। सेवेंथ, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजल्टेंट इज, देख लो, एफ रूट टू। देखो इधर, ये क्यू चार्ज है, इस पे एक फोर्स इधर को आ रहा है एफ, एक फोर्स इधर को आ रहा है एफ, तो नेट फोर्स इधर को आने वाला है। ठीक है, वेक्टर पढ़ा है कभी लाइफ में? ठीक, कैसे वेक्टर निकालते थे, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अंडर रूट, ठीक है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू, तो ये कि पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2f स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकता हूँ f रूट 2। डन।
13। अब ये बताया भी था कि अब ये समझ लो एक बॉक्स के ऊपर उस पर रखा है तो दूसरा बॉक्स नीचे लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अरे कुछ भी लिखा हो, है तो बात तो सेम ही। हेमिस्फीयर है, कुछ भी रख लो ना आप, ऐसे समझो ये हेमिस्फीयर है, इसके यहाँ पे एक चम्मच लगेगा और हेमिस्फीयर रखोगे ऐसे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट।